मैरिज लाइफ, इसमें तरह तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं जो हम जर्नल कंसल्टेशन देते हैं रूटीन में रोजाना की। तो उसमें हर दूसरी तीसरी कुंडली के अंदर ये प्रश्न जरूर आता है कि एक नज़र हमारे आप मैरिज लाइफ पर, वैवाहिक जीवन पे आप डालिए। देखो, ये परिवार जो है ये समाज की सबसे छोटी इकाई मानी गई है और परिवार की खुशी का जो आधार है, उसका जो सुख है, वो वैवाहिक जीवन ही है। क्योंकि पति पत्नी जो हैं वो आधार हैं उस परिवार के, और आने वाला जो भविष्य है वो उनके बच्चे हैं। एक पति पत्नी का जीवन जितना माधुर्य युक्त होगा, जितनी उनकी आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपसी जो तालमेल है, वो जितना अच्छा होगा, वैसी ही विलक्षण संतान का उस परिवार में जन्म होगा और आगे चलकर वैसी ही संतान संस्कार प्राप्त करेगी। इसके अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में, धर्म पुराण शास्त्रों के अंदर मिलते हैं। अगर आप रामायण की बात करें तो वहां पर ये देखिए कि राम जी के और सीता जी के जन्म कुंडली में ऐसा वृत्तांत आता है कि 36 में से 36 गुण मिलते हैं। तो एक प्रश्न मेरे से पूछा गया था कि जब राम जी के और सीता जी के 36 में से 36 गुण मिलते हैं तो उनको वैवाहिक जीवन के अंदर इतना उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिला? तो इसका जो तर्कसंगत जवाब है वो यही है कि जन्म कुंडली मिलान और उसमें मिलने वाले जो गुण होते हैं, ये जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, सुख और दुख से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े होते। इसका अर्थ होता है कि पति पत्नी के बीच में सामंजस्य कैसा रहेगा, वर और वधू का जो जीवन है वो कैसा रहने वाला है, इससे जुड़े हुए संकेत हमें प्राप्त हो जाते हैं। और अगर जन्म कुंडली में कोई दोष है, जैसे मंगल का दोष है, संतान को लेकर कोई दोष बनता है, या किसी महिला को या किसी पुरुष को संतान उत्पत्ति से संबंधित कोई दोष जन्म कुंडली में बनता है और देरी से संतान प्राप्ति या संतान का रोगी होना, पूर्ण स्वस्थ ना होना, इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनका हमें संकेत जन्म कुंडली के अंदर मिल जाता है। अगर राम जी के सीता जी के 36 में से 36 गुण मिलते थे तो दोनों के एक दूसरे के प्रति जो सामंजस्य है वो देखो कितना बड़ा, इस जगत के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आप उनकी संतान को देखिए, लव और कुश कोई छोटे नहीं थे, वो बहुत बड़े विद्वान, पराक्रमी, साहसी, बहुत बड़े योद्धा वो थे। तो जैसा पति पत्नी का जीवन होगा, संतान भी वैसी ही होगी। एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आइडियल मैरिज लाइफ। देखो, आइडियल मैरिज लाइफ की मेरे अनुभव में कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, और आइडियल मैरिज लाइफ को लोग किस नज़र से देखते हैं और किसकी होती है, इस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने जितना अच्छा सामंजस्य आपस में बनाया है, वही मैरिज आइडियल मैरिज मानी जाएगी। तो कहने का अर्थ है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, हमें इंसान बनाया है, इंसान की योनि में हमें जन्म दे दिया, हमारे कर्मों के अनुसार लगाओ या कैसे लगाओ, लेकिन ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो वो 2 पाँव बनाते बनाते 4 पाँव भी तो बना सकते थे, तो पशु योनि में चले जाते, पक्षी योनि में चले जाते। तो सबसे श्रेष्ठ जो शरीर होता है, जो योनि होती है, वो इंसान की होती है, क्योंकि यहाँ पर विवेक मिलता है और ईश्वर को प्राप्त करने का हमारे पास अवसर होता है। तो जो लोग जितना अच्छा तालमेल बनाना सीख जाते हैं, जितना अच्छा उनके अंदर बुद्धि का विकास होता है कि कैसे हम अपने जीवन को, जो ईश्वर ने जिया है, दिया है हमें जीवन, उसको और बेहतर हम कैसे बनाएं, ये विवेक की बात होती है। और विवेक से जो व्यक्ति जितना अच्छा सामंजस्य बनाएगा, उसका वैवाहिक जीवन उतना ही सुखी रहेगा। ऐसा माना जाता है वैदिक ज्योतिष में कि बुध और शुक्र, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनको लक्ष्मी नारायण का नाम दिया गया है। जब भी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र इकट्ठे आते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बन गया। ये बहुत बड़ा योग होता है और ये वैवाहिक जीवन के सुख को ही प्रदर्शित करता है। लेकिन ये अच्छे स्थान पे बनना चाहिए, इनमें से कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, अशुभ ग्रह की दृष्टि में बहुत सारी शर्तें, नियम इसके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो सुखद वैवाहिक जीवन का आधार होते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली में मिलेंगे तो वो चाहे आदमी हो या औरत हो, वैवाहिक जीवन के अंदर ये सुख और सामंजस्य देते ही देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एक आदमी के लिए उसका जो जीवन साथी है, उसकी जो पत्नी है, वो शुक्र है, और एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, महिला के लिए उसका जो जीवन साथी है, उसका जो पति है, उसका बृहस्पति है। तो जिस व्यक्ति के, आदमी का जिसका शुक्र अच्छा होगा और जिस औरत का बृहस्पति अच्छा होगा, समझ लीजिए कि उसको मनपसंद जीवन साथी मिलना तय है। हर बच्चा जब जवान होता है, जब उसके अंदर
ये परिवर्तन आते हैं, ये प्रेम के भाव जागृत होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सपना जरूर देखता है कि मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए। बात चाहे रंग रूप की हो, गुण की हो, सामंजस्य की हो, तालमेल की हो, लेकिन सपने हर कोई देखता है। तो मन मुताबिक जीवन साथी मिलना निर्भर करता है लड़के के शुक्र की स्थिति के ऊपर और लड़की के बृहस्पति की स्थिति के ऊपर। लेकिन इसके अलावा बुध का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुध बुद्धि है। अगर किसी व्यक्ति का बुध खराब है तो बुद्धि से ही खराब हो जाएगा। उसको जितना अच्छा जीवन साथी मिल जाए वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, उसको वो संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो जिस व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन को संभालना आता है उसी का वैवाहिक जीवन सुखी है। और अगर ग्रहों के अनुसार मैं बताऊं तो जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले लगन को आप देखिए। जिस व्यक्ति का लगन मजबूत है, लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, यूं समझ लीजिए कि वो अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली है, अपने आप में ही वो गुणवान है, वो समझदार है, वो सेल्फ मोटिवेट है, वो सेल्फ स्टार्ट है। उसको उसके फर्ज का आभास करवाने की जरूरत नहीं है, उसको उसके अधिकारों के प्रति, उसकी जिम्मेदारियों के प्रति किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद समझता है इन चीज़ों को। और जीवन के अंदर सफलता भी उन्हीं को मिलती है जिनका लग्नेश मजबूत होता है। जितने भी आप कामयाब लोगों को देखोगे जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत कामयाब हैं, आप देखेंगे कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश की पोजीशन बहुत शानदार होगी। तो लग्नेश का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड और बुद्धि को प्रदर्शित करता है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी वो प्रतिकूल व्यक्ति को भी अनुकूल करने की क्षमता अपने अंदर रखता है। जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है ये प्रेम का भाव है। इसके पंचम भाव से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो पंचम भाव को हम देखेंगे प्रेम और संतान के लिए। पंचम भाव शुभ है, पंचम भाव के अंदर कोई भी अशुभ ग्रह नहीं बैठा है, अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, पंचमेश की स्थिति बहुत अच्छी है, पंचम में मित्र ग्रह बैठा हुआ है, तो समझिए कि उसको प्रेम करने वाला, अपार प्रेम देने वाला जीवन साथी मिलेगा और उसको संतान भी बहुत अच्छी मिलेगी। उसका खुद का भी करियर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद का करियर भी पंचम भाव से देखा जाता है, संतान का करियर भी पंचम से देखेंगे। हालांकि मंत्र साधना, कंसंट्रेशन, पूजा पाठ और हमारे रिश्तेदारों से मिलने वाला प्रेम ये भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, लेकिन जीवन साथी से मिलने वाला प्रेम ये भी पंचम भाव से देखा जाएगा। तो जिस लड़का और लड़की के, जिस पुरुष और महिला का पंचम भाव मजबूत होगा उसको प्रेम जीवन के अंदर खूब मिलेगा। उसके बाद है नवम भाव। नवम भाव जो हमारे भाग्य का भाव है। अगर भाग्य कमजोर होगा तो जीवन साथी में कोई ना कोई कमी जरूर देखने को मिलती है। ये मैंने देखा है अपने अनुभव से। किसी व्यक्ति का लग्नेश मजबूत है, पंचमेश मजबूत है, लेकिन नवमेश अगर कमजोर है, जीवन साथी में कमी नहीं मिलेगी तो जीवन साथी के परिवार में कमी मिल जाएगी, कोई ना कोई दिक्कत उसको होगी। तो जन्म कुंडली के जो तीन भाव हैं, लगन, पंचम और नवम, ये आधार बनते हैं सुखद वैवाहिक जीवन के। इसके अलावा आदमी के लिए और औरत के लिए सप्तम भाव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि संतान उत्पत्ति हमेशा सप्तम भाव से देखी जाएगी। पंचम से अगर प्रेम की बात करेंगे तो संतान भी पंचम से ही प्राप्त होती है। अगर पंचम भाव पीड़ित होगा, पंचमेश पीड़ित होगा, अगर ऐसा औरत की कुंडली में है तो अक्सर देखने को मिल जाता है कि गर्भपात का सामना करना पड़ जाता है। हो सकता है कि संतान उसको देरी से प्राप्त हो। उसके अलावा अगर जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव की स्थिति खराब हो, मान के चलिए कि सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव के अंदर बैठे हुए तो एक षडाष्टक का योग बन जाता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो भी षडाष्टक का योग बन जाता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में जाएगा तो अपने से 12वें चला गया। और अगर सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठेगा तब भी वो उसकी खराब स्थिति हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिनको हमने देख के चलना होता है, उसी के आधार पे हम कोई निर्णय लेते हैं। बाकी अगर दोनों ही मंगलिक हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर दोनों में से एक मंगलिक है तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दोनों का मंगलिक होना बहुत जरूरी है। और अगर एक मंगलिक है तो हम जन्म कुंडली मिलान के अंदर स्पष्ट मना कर देते हैं कि इस विवाह का भविष्य अच्छा नहीं है। मंगल अगर बहुत जरूरी हो जाता तो हम मंगल की शांति का ऑप्शन उसमें प्रावधान देते हैं, अनुष्ठान करवाने का, घट विवाह, मंगल शांति, तो ये करवाया जाता है। अदरवाइज हम साफ मना कर देते हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जन्म कुंडली का लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। सप्तमेश का भी मजबूत होना बहुत जरूरी, वो कहाँ बैठा ये भी देखा जाएगा। अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो समझिए कि सुखद वैवाहिक जीवन उसको प्राप्त होगा। लेकिन हम अगर बात करेंगे शादी के बाद के जीवन की, जैसे कि जन्म कुंडली मिलान का समय जा चुका है, शादी हो चुकी है, संतान भी हो चुकी है, और फिर भी अगर वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है
तो फिर हमें दोनों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करना होगा। फिर उसमें हमें देखना है कि उन दोनों का गोचर क्या है, उनके ऊपर किस ग्रह की दशा का प्रभाव है, उनकी जन्म कुंडली के अंदर उनकी राशियां क्या है, क्योंकि दोनों की राशि, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी की राशि भी एक दूसरे से छठी, आठवीं, 12वीं नहीं होनी चाहिए, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। फिर उन दोनों के गण क्या है, उन दोनों की ग्रह मैत्री क्या है, उनका भुकुट, नाड़ी, ये जो जन्म कुंडली मिलान का पार्ट होता है वो देखना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा जन्म कुंडली के अंदर सप्तमेश की पोजीशन क्या है, आदमी की कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति क्या है, औरत की कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति क्या है। अगर अशुभ ग्रह प्रभाव दिखा रहे हैं और उस वजह से वैवाहिक सुख में कमी है तो फिर दान का ऑप्शन इसमें लिया जाता है, और जहां पर ग्रह कमजोर हो तो वहां पर फिर हम रतन पहनना या पूजा पाठ करना, उपासना करना, व्रत करने का यहाँ पर नियम लिया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके आधार पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या शादी से पहले की स्थिति में है और आपको जन्म कुंडली मिलान करवाना है तो वो आप सर्विस हमसे ले सकते हैं। बिना जन्म कुंडली मिलान के शादी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मंगलिक का कोई इशू है तो इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये मैंने देखा है कि मंगल का जो प्रभाव होता है वो शादी के बाद सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को तो हम किसी भी स्थिति के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते।